कि अफगानिस्तान में जो तब्दीली आ रही है उसके असरात पूरे रीजन पर पड़ेंगे, वो पाकिस्तान, चाइना, ईरान, रशिया, सेंट्रल एशियन जितनी भी रियासतें हैं उस पर। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान पैरेलल अपने जो सी पैक है उसके जो सम्राट, असल सम्राट हैं, उसकी जानिब आगे बढ़ रहा है। एक तरफ चैलेंजेस हैं कि अफगानिस्तान की बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल, दूसरी तरफ पाकिस्तान की बढ़ती हुई मईशत के लिए कोशिशें। बड़ा मुश्किल है इस वक्त आपकी हुकूमत के लिए मामलात करना। जी, आपने दुरुस्त फरमाया। एक बड़ा क्रिटिकल मैं समझता हूँ कि मोमेंट है पाकिस्तान की हिस्ट्री का, और इसको मैं कहूँगा कि इस तरह की दो स्टेजेस जो हैं हम माजी में फेस कर चुके हुए हैं, और हर ऐसी स्टेज के बाद पाकिस्तान को उसके बड़े खौफनाक नताइज भुगतने पड़े हैं। अफगानिस्तान की एवैक्यूएशन के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो चाहे वो ज़ियाउल हक के दौर में जो जिहाद के नाम के ऊपर जो अमेरिका की जंग लड़ी गई, या मुशर्रफ के दौर में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग, सो कॉल्ड जंग, जो कि अमेरिका की जंग थी, वो हमने लड़ी। तो अब ये एक तीसरा मौका है कि जब हमने अपने कौमी मुफाद को देखना है, या फिर हमने उसी तरह से जिस तरीके से माजी में अमेरिका से जो हमें हदायत मिलती थी उससे हम अपनी रीजनल पॉलिसी जो है वज़ा करते थे, और बदकिस्मती से उस रीजनल पॉलिसी में और कुछ भी नहीं होता था, उसमें सिर्फ अमेरिका के मुफादात होते थे, और शायद हमारे लिए कुछ डॉलर रख देते थे, वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता था, और नुकसान हम शायद उससे भी ज़्यादा अपनी मुल्क का करवा लेते थे। तो अब मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिसी में ये एक शिफ्ट आया है कि पाकिस्तान अपने रीजन में अपने हमसाया ममालिक, अपने रीजनल जो कंट्रीज़ हैं, उनके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन और उनके साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप, उसको अहमियत दे रहा है। चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो ईरान हो, सेंट्रल एशियन स्टेट्स हों, चाइना हो, ये तमाम ममालिक हमारे लिए, हमारे रीजन की स्टेबिलिटी और हमारे रीजन की तरक्की के लिए इंतहाई अहम ममालिक हैं। ये तमाम ममालिक जो हैं ये हमें इस रीजन के अंदर अमन और अमान में मदद कर सकते हैं, ना कि अमेरिका जो कि दूर बैठ के सिर्फ अपने इंटरेस्ट को देखता है, और उस इंटरेस्ट में हर दफ़ा अमन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बाज़ औक़ात अमेरिका की रिक्वायरमेंट ये भी होती है कि यहाँ पे अमन ना हो, यहाँ पे सूरत हाल ख़राब हो, जिससे कि वो फ़ायदा उठा सके या अपनी प्रेजेंस का यहाँ पे उसको जस्टिफिकेशन बना सके। तो ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल सूरत हाल है, चैलेंजिंग है। इससे पहले ये चैलेंजेस आए हैं, लेकिन हम उन चैलेंजेस को कोप अप नहीं कर सके, इसलिए कि हमने सिर्फ अमेरिका की हिदायत को लिया। लेकिन इस दफ़ा हम अमेरिका की हिदायत के को ना लेते हुए अपने कौमी मुफाद में, अपने रीजनल नेबरिंग कंट्रीज को सामने रखते हुए, उनकी अहमियत को सामने रखते हुए उस चीज़ के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं। और ये दौरा भी इमरान खान का जो है उसी सिलसिले की एक कड़ी है। बिल्कुल, ये बड़ा एक अहम मामला है जो रीजनलिज्म के हवाले से अगर लगारी साहब बात करें। बहुत पहले अगर हम यूरोप को देखते हैं तो यूरोपियन कंट्रीज़ ने बहुत सारे इख्तलाफात, ज़बानें मुख्तलिफ होने से, सकाफ़त मुख्तलिफ होने के बावजूद अपने रीजनलिज्म के ऊपर तवज्जो दी। यूरोपीय यूनियन आई और उसके बाद उस पूरे खित्ते ने बड़ी तरक्की की। लेकिन यहाँ पर हमने उस तरह रीजनलिज्म के ऊपर तवज्जो नहीं की है। अब जो आप चेंज देख रहे हैं कि चाइना की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के साथ, और फिर सी पैक का और गवादर पोर्ट का है, फिर इसी से मुंसलिक जो है वो रशिया तक और सेंट्रल एशियन रियासतों तक चीज़ें चल रही हैं। तो आपको लग रहा है कि अब जो है वो दुनिया के इस खित्ते में ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान भी अब रीजनलिज्म की जानिब ज़्यादा अगले आने वाले सालों में वो जाएगा, और उसी में फिर एक बहुत बड़ा, जैसे मैंने सवाल अहमद जवाद साहब से किया, कि मुश्किलात भी होंगी क्योंकि यहाँ कुछ बड़े प्लेयर्स के अपने मफादात भी हैं, और उन बड़े प्लेयर्स के मफादात जो हैं वो टकराएंगे तो वो कहीं ना कहीं फिर वो तखरीबकारी, दहशतगर्दी और उस तरह के वाक़यात भी वो भी फेस करना होंगे। एक तो जिस तरह से जवाद साहब ने सूरत हाल को पेश किया है, मैं पीटीआई की हुकूमत का मैं बहुत वाज़े और खुला नाक़िद रहा हूँ और मैं शदीद तनकीद करता हूँ। लेकिन अगर ये नैरेटिव जो जवाद साहब पेश कर रहे हैं ये काम कर रहा है तो मैं समझता हूँ कि ये तारीख़ का एक बहुत बड़ा वाक़या जन्म देने वाला है। इसलिए कि इमरान खान को ये सहूलत हासिल है
कि मुल्क की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो इनके साथ कोऑपरेट कर रही है, जो हमें विजिबल इनविजिबल तमाम तरीक़ों से ये नज़र आ रहा है। पहले जनरल ज़ियाउल हक ने पूरा टेक ओवर इसलिए किया था कि उन्हें मालूम था कि उन्हें किस रास्ते पर चलना है और उन्होंने किस तरह से डिक्टेशन लेनी है। और जिस तरह से 40 साल से पाकिस्तान एक ख़तरनाक जंग में घिरा रहा है, उस जंग ने और उस अफ़गानिस्तान के खाना जंगी ने हमारे पूरे के पूरे अपने जो हमारा एक रेशा एक दूसरे के साथ पैवस्त था लोगों का, हमारे अपने लोगों के अंदर जो है एक बहुत बड़ा खला पैदा कर दिया था, जो फ़िरका वारियत की शक्ल में था, जो लसानी और दीगर शक्लों में था, जो नस्ल परस्ती की शक्ल में मुख्तलिफ ग्रोह काम कर रहे थे। तो अब उनसे अगर ये शिफ्ट हो रहा है, अल्लाह करे कि ऐसा हो रहा हो जैसे जवाद साहब कह रहे हैं। मनसूबा ये था कि सिंकियांग से काशगर, काशगर से मुल्तान, मुल्तान से कराची ग्वादर, और दूसरा ताशकंद से काबुल, क्वेटा और तुर्बत, और ये रूट जो बन रहा था जिस तरह से ग्वादर में आकर अपॉर्चुनिटीज़ ने आना था, और अगर वो आ रही हैं तो ये तारीख़ का बहुत बड़ा वाक़या होगा। चूँकि पिछले मरतबा 20 साल पहले यहाँ पर आए हुए थे LK आडवाणी, हमारी भी उनके साथ मुलाकात हुई थी, तो उनको ये बताया गया था, हम लोगों ने बात की थी कि भाई अपॉर्चुनिटीज़ अब इस रीजन में आ रही हैं। अब इंडिया के लिए ये ज़रूरी हो गया है कि वो पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स को आइडेंटिफाई करे और रिजॉल्व करे। सही, यकीनन इस तरफ जाना होगा हमें। ये सारी बातें जो जवाद साहब ने की, मेरा दिल खुश हो गया है इन तमाम बातों को सुनकर कि हम इस तरफ को जा रहे हैं। इस जानिब जाने का सफ़र बड़ा लगारी सब कठिन है। जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया जनरल साहब, क्या पाकिस्तान मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा भी हैं। जनरल साहब, ये इस वक्त जो ख़ित्ते के अंदर पूरा एक चेंज आ रहा है, अफ़गानिस्तान निकल रहा है, आपकी बड़ी गहरी नज़र है, आप उस दौर में भी ख़ुद सर्विस के अंदर रहे हैं। अब ये जो पूरी तब्दीली है, इस पर बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान को भी उस दहशतगर्दी से जिससे हम 40 साल से किसी न किसी तरह से वाबस्ता रहें, अब हमें क्या करना है और हो क्या रहा है? सर देखिए, बुनियादी तौर पे तो जब 1948 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से किसी ने पूछा था कि हमारी फॉरेन पॉलिसी के फंडामेंटल्स क्या होंगे, तो उन्होंने कहा था कि हम सबसे दोस्ती रखना चाहते हैं, नंबर 1, और स्पेशली उन्होंने कहा सुपर पावर्स और नेबर्स के साथ। नंबर 2 उन्होंने कहा हम किसी के खिलाफ जारियत नहीं करेंगे। नंबर 3 उन्होंने कहा कि हम UN के चार्टर के मुताबिक चलना चाहते हैं और चलेंगे। और चौथी उन्होंने ये कहा कि जो ओप्रेस्ड और सप्रेस्ड नेशंस हैं, जिसमें पैलेस्टाइन भी था, कश्मीर भी है, इनके हकूक के लिए हम लड़ेंगे, खा वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो। तो इस पैराए में मैं समझता हूँ कि हमें इस पॉलिसी पे ही कारबान रहना चाहिए जो फाउंडिंग फादर में भी है। और उस तनाजुर में जब हम ये अफगानिस्तान की सिचुएशन देखते हैं तो हम कहते हैं हमें उनके इंटरनल इश्यूज पे इन्वॉल्व नहीं होना, लेकिन एट द सेम टाइम हम फैसिलिटेटर जरूर हो सकते हैं और कि इनकी ट्रांजिशन ठीक हो जाए। हम किसी चीज की गारंटी नहीं कर सकते, जैसे कि DGI-SPR ने भी अगले दिन कहा। और ऐसी सिचुएशन में सबसे बड़ा जो ट्रबल क्रिएटर है ना, वो इंडिया है साउथ एशिया में। वो कभी भी नहीं चाहते कि उनकी बगैर एक इस्लामी मुल्क पहले न्यूक्लियर बन जाए और फिर वो छा जाए। और वो तो चाहते हैं कि इनकी बगल में मालदीव हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका, जिनको वो दबा के अपना काम करें। अल्लाह का ये करम है कि पाकिस्तान एक जिंदा कौम है और काफी बड़ी स्ट्रेंथ में दुनिया का 5वां छठा मुल्क के आबादी के लिहाज से न्यूक्लियर है। तो मेरे ख्याल में हमें वो चीजें देख के, लेकिन ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान में एक मूव